बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही तन मन से कर रहे होंगे। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है कि जब से सिलेबस आया है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत तन और मन से पढ़ाई कर रहे हैं। बहनें हमारी सब टाइम निकाल कर अपनी पढ़ाई कर रही हैं। तो चलिए, मैं सोच रही हूँ कि आज आपको द्विवेदी से कुछ प्रश्न करवा दूँ। ये बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप कुछ लोग इस बुक से पढ़ेंगे तो आपके सारे प्रश्न यानी सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ये इतनी महत्वपूर्ण बुक है। तो चलिए हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है। तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहते हैं। आंसर हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है कि इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है। तो आंसर हमारा इसमें बी सही है, द्विवेदी युग की। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग की द्विवेदी युग की कविता कैसी थी। मतलब द्विवेदी युग की जो कविताएं थी वो उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक थी। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रगंध की उपाधि किस कवि को दी गई थी। तो ये नाथुराम शर्मा शंकर को। विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है किस कवि को राष्ट्रकवि की उपाधि दी जाती है। तो ये हमारे मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। उनको राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी। ये महात्मा गांधी ने दी थी। अगला प्रश्न है कि मैथिलीशरण गुप्त को किस रचना के आधार पर राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये भारत भारती के आधार पर दी गई थी उपाधि, इनको महात्मा गांधी ने दी थी। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रियप्रवास काव्य जो का प्रकाशन वर्ष क्या था। तो जो प्रियप्रवास रचना है ये किसकी रचना है। ये अयोध्या सिंह पदे हरिओद की है। तो ये 1914 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना है। तो इन्होंने एकांतवासी योगी को माना है। अगला प्रश्न है नकुल महाकाव्य के रचनाकार कौन है। तो ये नकुल जो महाकाव्य है वो सियाराम शरण गुप्त का है। अगला प्रश्न है कि अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है पंक्ति किस रचना से ली गई है। तो ये मैथिलीशरण गुप्त की रचना भारत भारती से ली गई। भारत भारती की रचना 1912 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि मैथिलीशरण गुप्त की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम में बताइए। तो देखिए ये प्रश्न 2021 में आया था कि भारत भारती जिनका जो मैथिलीशरण गुप्त की जो रचनाएं हैं उनका प्रकाशन वर्ष सही है कि सबसे पहले भारत भारती 1912। साकेत जो है साकेत का रचना काल शायद मुझे याद नहीं आ रहा है। यशोधरा और द्वापर ये इनके क्रम से रचनाएं हैं। व्रत श्रृंगार रचना किसकी थी। तो ये रचना भी मैथिलीशरण गुप्त की है। आंसर हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है प्रियप्रवास की भाषा कौन सी है। तो प्रियप्रवास की जो भाषा है ये खड़ी बोली है। कहते हैं कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा। तो अगला प्रश्न हमारा है कि द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं थी। तो द्विवेदी में गद्यात्मक और काव्यात्मक वैचारिकता इतिवृत्तात्मक और द्विवेदी की महत्व विशेषता थी लेकिन गद्यात्मक विशेषता नहीं थी। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। तो सोहनलाल द्विवेदी ये छायोत्तर काल के कवि हैं। ये द्विवेदी के कवि नहीं है। द्विवेदी कवि अयोध्या सिंह पदे हरिओद, रामनेश त्रिपाठी, मैथिलीशरण गुप्ता। तो मैथिलीशरण गुप्त तो द्विवेदी के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बालकृष्ण नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है। तो कुमकुम। अगला प्रश्न है मैथिलीशरण गुप्त किस छंद का प्रयोग अधिक करते थे। तो ये हरिगीतिका छंद का प्रयोग अधिक करते थे। उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया था। तो अयोध्या सिंह पदे हरिओद का जो महाकाव्य जो खड़ी बोली में लिखा गया प्रियप्रवास में राधा कृष्ण के युगानुरूप का परिवर्तन कर दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा है कि मैथिलीशरण गुप्त के गुरु कौन थे। तो जो मैथिलीशरण गुप्त के जो गुरु थे वो महाविशाल द्विवेदी थे। विकल्प हमारा बी ए सही है। अगला प्रश्न है ये देखिए एक कथन आ गया कि ज्ञान राशि के संचित कोष का ही नाम साहित्य है। यह कथन किसका था। तो यह कथन हमारे महाविशाल द्विवेदी था। ये देखिए 2021 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि आचार्य महाविशाल द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ कौन सा है। तो संपत्ति शास्त्र जो ग्रंथ है वो आचार्य अर्थशास्त्र के विषय पर लिखा गया। किसने लिखा था। आचार्य महाविशाल द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है। तो विकल्प हमारा बी सही है, महाविशाल द्विवेदी। अगला प्रश्न हमारा है कि जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। तो ये हमारे आचार्य महाविशाल द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है। कथन किसका था। तो ये महाविशाल द्विवेदी का कथन था। देखिए ये 2021 में कथन पूछा गया था। अगला प्रश्न है आचार्य महाविशाल द्विवेदी किस छद्म नाम से अपनी रचना सरस्वती पत्रिका में छापते थे। तो ये भुजंगभूषण भट्टाचार्य के नाम से अपनी कविताएं जो है सरस्वती पत्रिका में छापते थे। अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र किसकी रचना थी। तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है
हुंकार नामक रचना के रचयिता कौन थे? तो हुंकार जो रचना थी वो रामधारी सिंह दिनकर की है। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है, रसरेखा किसकी रचना थी? तो ये बालकृष्ण वर्मा बेन की रचना थी। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो श्याम नारायण पांडे हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कश्मीर सुषमा के रचयिता कौन है? तो कश्मीर सुषमा जो रचना थी वो श्रीधर पाठक की रचना थी। अगला प्रश्न है, कविता करके तुलसी नल से कविता लसी पर तुलसी की कला तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसने कहा था? तो यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। विकल्प हमारा ए सही है इसमें। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो जो खड़ी बोली में लिखा गया है प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो यही प्रिय प्रवास है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन थे? तो ये हमारे जो रचयिता थे वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है कि पथिक नामक रचना किसकी थी? तो पथिक रचना रामनेश त्रिपाठी की रचना थी। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है, हिमकृतनी के रचनाकार कौन है? तो हिमकृतनी के जो रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी। विकल्प हमारा बी सही है इसमें। अगला प्रश्न है कि बसंत वियोग के रचयिता कौन है? तो बसंत वियोग जो रचना है वो राय देवी प्रसाद पूर्ण की है। विकल्प हमारा ए ही है। अगला प्रश्न है कि हिम तरंगिणी किसकी रचना थी? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना थी। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न हमारा है, स्वप्न किसकी रचना है? तो स्वप्न मानसी ये रचना हमारे रामनेश त्रिपाठी की रचना है। अगला प्रश्न है कि वैदेही वनवास किसकी रचना थी? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का महाकाव्य दूसरा महाकाव्य है इनका। अगला प्रश्न है, समर्पण माता किस रचनाएं किसकी थी? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं थी। विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है कि मौर्य विजय नामक रचना के रचयिता कौन थे? तो ये मौर्य विजय रचना जो थी वो सियाराम शरणगुप्त की रचना थी। विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है, त्रिधारा के रचनाकार कौन है? तो जो त्रिधारा रचना है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की। विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है, रेणुका नामक रचना किसकी थी? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना थी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये देखिए फिर से आ गया प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है, हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी थी? तो जो प्रिय प्रवास है वो जो हरिओद जी ने लिखा वो 17 सर्गों में लिखा है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो जो प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना, ये विकल्प में सही, बाकी सारे गलत हैं इसमें। अगला प्रश्न हमारा है कि अगला प्रश्न कथन है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तर शिखा पर थी अब राजती, लिखा कि कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्ति रचयिता कौन है? ये इन काव्य पंक्तियों संबंध जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद से। ये काव्य पंक्तियां किससे ली गई? तो प्रिय प्रवास से ली गई है। अगला जो प्रश्न हमारा है 49वां प्रश्न है और इसे कथन है हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का, लिखा है कि चार डग हमने भरा तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का भी, मौलवी ऐसा न होगा एक भी, खूब उर्दू जो न होवे जानता। प्रस्तुत पंक्तियां नागरिक चाणी सभा के गृह प्रवेश उत्सव के समय किसने पढ़ी थी? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास किस प्रकार का काव्य है? तो ये एक प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो ये प्रिय प्रवास 1914 में लिखा गया था। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अगला प्रश्न है कि नव शिक्षितों के संसर्ग से उपाध्याय जी ने लोक संग्रह का भाव अधिक ग्रहण किया है। उनके किस काव्य में श्री कृष्ण ब्रज के रक्षक नेता के रूप में अंकित किए गए हैं? तो ये हरिओद जी ने प्रिय प्रवास में। अगला प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने अपने काव्य में कई जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी लंबी लड़ी बांधी है कि हिंदी को है था किया दिया भी क्रियाओं के भीतर ही सिमटकर रह जाना पड़ा। यह कथन किसका था? यह कथन किस रचना से लिया गया, किस महाकाव्य से? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का महाकाव्य प्रिय प्रवास से लिया गया है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने वैदेही वनवास का प्रकाशन वर्ष क्या माना था? तो 1941। अगला प्रश्न है कि नागरिक प्राणी सभा में प्रकाशित नागरिक तेरी यही दशा कविता किसकी थी? तो ये जो कविता थी हमारे आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी की कविता थी। विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है इसमें कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अयोध्या का विलाप कविता किस भाषा में प्रकाशित की थी? तो ये ब्रजभाषा में प्रकाशित की थी। अगला प्रश्न है कि ब्रजभाषा पद के लिए संस्कृत वर्णों का व्यवहार पहले किसने किया था? तो ये सरयू प्रसाद मिश्र ने किया था। विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया था? तो ये जाने माने जो लेखक हमारे हैं, बहुत महत्वपूर्ण कवि द्विवेदी के हैं, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी जी। ये देखिए ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है ये। आप लोग इसको, मैं आपको कमेंट बता दूंगी, आप लोग इसको मंगवा लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है।
अगला प्रश्न है कि मैथिली गुप्त के रहस्यवादी गीतों का संयोजन किस कृति में किया गया है? तो ये गीतों का संयोजन किया झंकार में किया। विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है कि वेणु लव गूंजिए धरा के रचयिता कौन थे? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है कि बड़ी धूम से टेसु आए लड़के लाड़ी साथ लगाए पंक्ति के रचयिता कौन थे? तो ये बाल मुकुंद गुप्त की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है मेरे चपल यौवन बाल अचल लिखे कि अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल, इन पंक्तियों के रचयिता कौन थे? तो ये मैथिली गुप्त की पंक्तियां हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि जगत है सच्चा तनिक न कच्चा समझो बच्चा इसका भेद, ये पंक्ति किसकी थी? तो ये पंक्ति हमारे जो द्विवेदी के जो महत्वपूर्ण कवि है श्रीधर पाठक की है। अगला प्रश्न है कि कानन कुसुम किसकी रचना है? तो ये मुकुटधर पांडे की रचना है। अगला प्रश्न हमारा है कि गुप्त का वह काव्य जो राष्ट्रीय भावना और हिंदूवादी दृष्टिकोण के अभिव्यक्ति करता है तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगत में भी अपनी असमांतर लोकप्रियता रखता है, वह यह कथन किस किस रचना से लिया गया है? तो ये मैथिली गुप्त की रचना भारत भारती से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि मैथिली गुप्त की इन रचनाओं को कालक्रम के अनुसार बताइए। तो सबसे पहले मैथिली गुप्त की रचना जो आएगी वो विकल्प हमारा सी सही है। इसमें सबसे पहले हेमंत, दूसरा आएगा रंग में भंग, फिर भारत भारती, फिर अगले चौथे समय से साकेत आएगी। अगला प्रश्न है द्विवेदी के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं, तो ये कौन माने थे? मुकुटधर पांडे मानते हैं। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न हमारा है इसमें कि छायाबंदूक का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? तो ये मुकुटधर पांडे की रचनाओं में प्रकट। विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न हमारा है कि द्विवेदी का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत भारती प्रगेंदु साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया है? तो ये हमारे जो लेखक हैं नाथूराम शर्मा शंकर जी को कहा गया। विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो चोखे चौबंदी जो रचना है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है द्विवेदी के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि कौन है? तो ये मैथिली शरण गुप्त जी हैं। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना चिरगांव झांसी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है इनमें से मैथिली गुप्त की रचना नहीं है? तो प्रेम पथिक मैथिली गुप्त की रचना नहीं, भारत भारती, जयदत्त वध और यशोधरा ये मैथिली गुप्त की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयदत्त वध क्या है? तो ये खंड काव्य है। अगला प्रश्न है कि भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1912 में हुआ था। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? तो विकल्प हमारा बी सही है, राष्ट्रीय भावना की। अगला प्रश्न है कि किसान के रचनाकार कौन है? तो किसान ये मैथिली शरण गुप्त की रचना। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है कि धरती हिलाकर नींद भगा दे बजनाथ से व्योम जगा दे पंक्ति रचयिता कौन है? तो ये नाथूराम शर्मा शंकर जी है। अगला प्रश्न है कि कानन कुसुम रचना के रचयिता कौन है? तो ये मुकुटधर पांडे की रचना है कानन कुसुम। अगला प्रश्न है प्लासी के युद्ध के रचनाकार कौन थे? तो प्लासी का युद्ध जो था वो मैथिली गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है कि सुमन किसकी काव्य रचना थी? तो ये आचार्य महावंश द्विवेदी की रचना थी। अगला प्रश्न है इसमें अनुराग रत्न के रचनाकार कौन है? तो नाथूराम शर्मा शंकर। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि कृषक क्रंदन किसकी रचना थी? तो विकल्प हमारा इसमें सी सही है, गया प्रसाद सुख स्नेही की रचनाएं थी। इनका पूरा नाम गया प्रसाद सुख स्नेही है। अगला प्रश्न है कविता कलाप के रचनाकार कौन है? तो कविता कलाप जो रचयिता है के रचनाकार है वो महावंश द्विवेदी। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि इसमें राष्ट्रीय वीणा नामक रचना के रचयिता कौन है? तो गया प्रसाद सुख स्नेही राष्ट्रीय वीणा रचना उनकी रचना है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि गर्भारंड रहस्य कृति के रचयिता कौन है? तो विकल्प बी सही है, नाथूराम शर्मा शंकर। अगला प्रश्न है कि काव्य मंजूषा किसकी रचना थी? तो ये आचार्य महावंश द्विवेदी की रचना थी। तो विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि पद पुष्पांजलि के रचनाकार कौन है? तो ये लोचन प्रसाद पांडे पद पुष्पांजलि के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र भारती किसी रचना थी? तो ये राष्ट्र भारती रचना राष्ट्र भारती मैथिली गुप्त की नहीं, रामचरित उपाध्याय की रचना थी। इसमें विकल्प हमारा ए सही है, क्योंकि मैथिली गुप्त की रचना जो है भारत भारती है। अगला प्रश्न है कि रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो ये जाने माने लेखक हमारे द्विवेदी के हैं, मैथिली शरण गुप्त की रचना। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न राजपूती आन की कथा किसमें है? तो ये मैथिली गुप्त की रचना रंग में भंग जो रचना थी उसमें इस कथा को लिया गया है। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया? तो ये साकेत में किया। विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है कि साकेत की
कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकार से जुड़ा हुआ था? तो लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र विकार से जुड़ा हुआ था। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है कि साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो ये 9वां सर्ग है, वो सर्वाधिक ही मार्मिक है। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक मैथिली गुप्त की काव्य कृति रचना नहीं है, तो कौन सी है? कृषक क्रंदन नहीं है, जिसमें एक किसकी रचना थी? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है, जिसमें सिद्धराज, जय भारत और हिडिंबा ये मैथिली गुप्त की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रचनाकार शब्द किस कवि से जुड़ा हुआ था? तो ये रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर इनको कहा जाता है। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है कि ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? तो ये हमारे सबसे प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है कि रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? तो ये जो रचना थी जगन्नाथ रत्नाकर की रचना है, तो ये रोला छंद में लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि इनमें से जगन्नाथ रत्नाकर की कृति मतलब कौन सी है? तो ऊधव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है कि रत्नाकर कृत ऊधव शतक किस भाषा में लिखा गया है? तो ये ब्रज भाषा में लिखा है। विकल्प बी सही है। तो यहीं पर हमारे 100 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आप लोग इनको अच्छे से याद जरूर कर लीजिए। बहुत अच्छे, सरल और कठिन हर प्रकार के प्रश्न इसमें लगे हुए हैं। अगर आप लोग कमेंट करें तो मैं इससे और भी प्रश्न आगे करवाऊंगी, क्योंकि ये पुस्तक बहुत ही अच्छी मुझे मिल गई। मैंने जो अपना जो नोट्स बनाए हैं, मुझे लगता है मुझे रिवीजन के लिए इससे अच्छी कोई भी पुस्तक नहीं हो सकती, कोई भी किताब नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी करती हूँ, मैं इसी प्रश्न करवा रही हूँ। आपका सारा सिलेबस से कवर होता चला जाएगा। संपूर्ण सिलेबस इस किताब में है, तो मैं आपको इससे ही प्रश्न करवा रही हूँ। अगर आप लोग पूछेंगे तो मैं आपको इस पुस्तक का नाम जरूर बताऊंगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।